हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा जो आपका सेट 8 है उसमें जो साइंस के सवाल हैं और भी कुछ सवाल जो जैसे इंग्लिश के हैं और जैसे कुछ सवाल हैं इकोनॉमी के, उन सवालों के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हैं। और इसमें चलते हैं एक एक करके सभी सवालों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है, पूछ रहा है पर्यावरण के अजैविक संघटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है ना। यानी देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, इसमें आपका एक जैविक संघटक होता है, एक अजैविक कारक होता है। जैविक में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब, है ना। तो ये सब जो है किसमें आता है, ये आपका आता है जैविक घटकों में आता है ना। अजैविक घटक में क्या आ जाता है, जैसे आपका मृदा है, वायु है, जल है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। और दोस्तों ये जो है ऊर्जा कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ऊर्जा घटक जो होते हैं, जैसे आपका एनर्जी वगैरह होता है, ये सब जैसे सौर ऊर्जा है, यहाँ पर सोलर एनर्जी, ये जो है आपका दोस्तों किसमें होता है, ये किस घटक में आता है, ये आपका एनर्जी यानी कंपोनेंट में आता है, यानी ऊर्जा घटक में आता है, एनर्जी कंपोनेंट में आता है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा से आपको याद रखना है, ये जो सोलर एनर्जी है इसको कन्वर्ट हो करता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, है ना। कौन कन्वर्ट करता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वायु से दोस्तों याद रखना है, वायु की गति किससे मेजर की जाती है, इससे मेजर की जाती है एनेमोमीटर से, है ना। मृदा से आपको याद रखना है, मृदा से याद रखना है वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस, ये कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, यह है आपका भोपाल में। वाटर से याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे, ये कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। साथ ही साथ याद रखना है इन्वायरमेंट से, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 5 जून को, है ना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है, सन के अंदर जो एनर्जी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ना। दूसरा अगर है केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, देखिए जितने भी असीम केंद्रक कोशिकाएं वाले जितने भी जीव होती हैं जिनमें असीम केंद्रक कोशिका होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उनमें केंद्रक नहीं मिलता। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो असीम केंद्रक कोशिका होती है, उसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। वह अविकसित कोशिकाएं होती हैं, वो आकार में छोटे होते हैं, उनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, ये जो आपके असीम केंद्रक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, उनमें कोशिकांग भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो केंद्रक है, केंद्रक में अनुपस्थित किसमें अनुपस्थित होता है, ये एल्गी है, हरे शैवाल इसमें होगा, फंजाई कवक है इसमें भी होगा, लाइकेन में भी होगा। लेकिन ये जो जीवाणु है ना, जीवाणु में कैसा कोशिका होता है, याद रखना असीम केंद्रक कोशिका होती है। और जीवाणु के बारे में याद रखना आप लोग कि जो जीवाणु है इसको खोजा किसने, एंटनी वॉन लीवनहॉक ने। जीवाणु टर्म किसने दिया, शब्द किसने दिया, ये एरनबर्ग ने दिया। दोस्तों कवक की बात करते हैं, इसकी स्टडी यानी जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है इसका जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है, ये बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा आपका काइटिन से बना होता है, काइटिन से। ये अपने भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं, ये अपने भोजन को याद रखिएगा किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, ये इसे स्टोर करते हैं। लाइकेन की बात करते हैं दोस्तों, तो लाइकेन क्या होता है, ये शैवाल एवं कवक का सहजीवी होता है। शैवाल एवं कवक का क्या होता है, सहजीवी होता है। और लाइकेन के बारे में याद रखिएगा, लिटमस पेपर आपका इसी लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, क्योंकि ये जो लाइकेन ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वहां पर ये लाइकेन नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। शैवाल जो है, शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। जो शैवाल है उसका सेल वॉल सेलुलोज से बनता है
और शैवाल जो अपना फूड है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, मंड के रूप में जमा करते हैं, याद रखें। ये कह रहा है विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पड़े जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी, ये कहते हैं कीट के अध्ययन को। कीट का दोस्तों याद रखिएगा श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया यानी श्वास नली या वात नली होता है। दोस्तों कीट के बारे में याद रखिएगा, कीट में 3 जोड़ी पैर होती है। कीट की बात करें दोस्तों तो किस किस संघ से बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है कीट। कीट की बात करें इसका उत्सर्जन अंग क्या है, इसका उत्सर्जन अंग है मालपिघियन ट्यूब्यूल, मालपिघियन नलिकाएं, क्या है, मालपिघियन नलिकाएं, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, ये इसका क्या है, ये इसका उत्सर्जन। इसका सही उत्तर है दोस्तों एक्सोबायोलॉजी। माइकोलॉजी अभी आपको बताया कवक का अध्ययन है ना। और जो जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी जिसे बोलते हैं वो है आपका क्या, जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है, फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, इस चीज को आप याद रखें, है ना। एंड फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी ये कहा जाता है जॉर्ज कुवियर को, ये चीज भी आप याद रखेंगे। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए क्या होता है, कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 नामक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? देखिए डीएनए किसने खोजा, मिस्टर फ्रेडरिक ने, एम फ्रेडरिक ने डीएनए को खोजा। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने खोजा, वो याद रखिएगा वाटसन एंड क्रीक ने खोजा। डीएनए जो है, डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है, ये आप याद रखेंगे। डीएनए किससे किससे मिलकर बनता है, तो डीएनए में दोस्तों याद रखिएगा क्या होता है, एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है ये किस प्रकार का शुगर, ये एक पेंटोज शुगर है। इसमें दोस्तों क्या होता है याद रखना है, दूसरा क्या होता है इसमें, एक तो ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार, तो ये होता है दोस्तों आपका एक एडेनिन, एक गुआनिन, एक साइटोसिन, एक थाइमिन। और यहाँ पर एडेनिन और जो थाइमिन है वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन जो होते हैं एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। और याद रखिएगा जो आरएनए है ना, आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या मिलने लगता है, आरएनए में थाइमिन की जगह पर मिलने लगता है यूरासिल। क्या मिलने लगता है, यूरासिल मिलने लगता है। यानी दूसरा क्या है, नाइट्रोजनी बेस है। और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं। फॉस्फेट में आपका फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, H3PO4 वगैरह, ये सब आपका फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जो होता है ये भी आपका होता है H3PO4। और वही H3PO4 जिसके कारण हमें कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, खट्टापन का एहसास, समझिए। तो डीएनए इससे मिलकर के बना हुआ है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों डीएनए से, देखिए आरएनए, डीएनए से क्या करना, आरएनए का बनना, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना ये कहलाता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए अपना खुद का कॉपी बना ले, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलिपिकरण या प्रतिलिपिकरण कहा जाता है, या रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। और म्यूटेशन के बारे में याद रखना, है ना, म्यूटेशन जो है इसका खोज किसने किया था, इसको किया था, खोजा किसने था, ह्यूगो डिवरीज ने खोजा था, ह्यूगो डिवरीज। इसका जो सही उत्तर है ना, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रतिलेखन जो है, ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये इसका क्या है, सही जवाब है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। कोशिका का कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, ध्यान से समझना। राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम का काम है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम को खोजा किसने, जॉर्ज पैलेट ने, इसलिए इस राइबोसोम को पैलेट का कण भी कहते हैं। ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ये भी याद रखिएगा, राइबोसोम नहीं है, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ये आपका ब्रेन ऑफ सेल है, और न्यूक्लियस को किसने खोजा है,
रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। कब? तो याद रखना 1831 में खोजा है। न्यूक्लियोलस जो है ये दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना होती है जिसका काम होता है आरएनए का सिंथेसिस करना। और दोस्तों ये न्यूक्लियोलस जो है इसको किसने? फोंटाना ने खोजा, है ना। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको खोजने वाले थे अल्टमन। नाम दिया इसे किसने? सी बैंडा ने, है ना। नाम किसने दिया इसे? कार्ल बैंडा ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहीं पर क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। और यहीं पर आपका जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड किसमें टूटता है? पायरुविक अम्ल टूटकर क्या देता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है, यानी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। और यहां पर दोस्तों याद रखिएगा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में आपका कौन सा साइकिल होता है? क्रेब्स चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र की अगर हम लोग बात करते हैं, ये दोस्तों कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है पायरुविक अम्ल में हो रहा है, मतलब कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और इस क्रेब्स चक्र में क्या होता है? पायरुविक अम्ल आपका किसमें टूटता है? एटीपी। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, है ना। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहने वाले कौन थे? तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहने वाले थे कौन? याद रखिएगा कोशिका का शक्ति गृह किसने कहा था? सी के विट्ज ने कहा था, सी के विट्ज ने। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। अगला है डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? अभी अभी आपको बताया कि जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपका एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। पेंटोस शर्करा कौन सा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। और इसमें क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। और ये जो फास्फोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स फॉर्मूला इज H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या है? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। कभी भी अगर आपसे पूछे डीएनए का कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा है? वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का संघटक है? ध्यान से समझिएगा, एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मुख्य अंतर है, ध्यान से सुनना, कि जो जंतु कोशिका होती है ना उसका जो शेप होता है ना वो कैसा होता है आपका? मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के, अलग अलग शेप के आपके होते हैं, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं। जैसे हमारे मतलब मसल के सेल का अलग शेप है, न्यूरॉन का अलग शेप है ना। अलग अलग कोशिका का अलग अलग शेप है। जो प्लांट शेप होता है वो जनरली क्या होता है? स्फेरिकल होते हैं। और प्लांट जो पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में एक सेल वॉल मिलता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। जंतु कोशिका में ऐसा कोई आपका सेल वॉल नहीं मिलता। जो आपका पादप कोशिका होता है उसमें प्लास्टिड मिलता है, प्लास्टिड यानी लवक मिलता है। एनिमल सेल में ये लवक आपका नहीं मिलता। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में याद रखिएगा लाइसोसोम नहीं मिलता है। एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में लाइसोसोम मिलते हैं। जो इसके बाद याद रखिएगा जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम यानी केंद्रक काई नहीं मिलता। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम यानी केंद्रक काई मिलता है। इसके बाद होता है दोस्तों एक वैक्यूॉल। वैक्यूॉल की जब हम बात करते हैं, ये जो वैक्यूॉल होता है ना जिसे रसधानी कहते हैं, इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ सेल या स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इन वैक्यूल्स का आकार प्लांट सेल में जो होता है वो बड़ा होता है। यानी कि प्लांट सेल में ये 90% ऑफ सेल का जो स्पेस है वो वैक्यूल क्या कर सकता है? ऑक्युपाई कर सकता है। लेकिन जंतु कोशिका की बात करते हैं तो इसमें वैक्यूल्स का जो साइज है वो क्या होता है? आपका छोटा होता है। ठीक है। अब यहां पर इसमें पूछ रहा है कौन सा जंतु कोशिका का संघटक है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और राइबोसोम। इसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होगा। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ किसमें? पादप कोशिका में होगा। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होगा। यानी ये सब जंतु कोशिका में नहीं होगा। ये सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली होगा, है ना। कोशिका द्रव होगा, केंद्रक होगा और राइबोसोम होगा। और कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखिएगा, ये किससे बना होता है? ये बना होता है आपका किससे? तो कोशिका झिल्ली इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। अगला मनुष्य के शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है मेटाबॉलिक मैन, जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है। आपको पता है
जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक अंग है यकृत, लिवर, जिसे हम लोग केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, केमिकल लैबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। लीवर जो होता है ना, एक्चुअली में लीवर का, याद रखिएगा, हमारे शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, जैसे यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, उसमें मौजूद जो कफर्स कोशिका है वो डिटॉक्सिफिकेशन का, निर्वसीकरण का काम करती है। और भी लीवर के द्वारा कई तरह के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो लीवर जो है ना, चूंकि 500 से ज्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन को, अलग उपापचयी क्रियाओं को हमारे शरीर के अंदर नियंत्रित करता है, इसलिए जो आपका यकृत है यानी जो लीवर है, यह आपका प्रमुख उपापचयी अंग है। लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के बारे में याद रखिएगा, जो रीजनरेशन पावर है लीवर का वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पुनर्योजन शक्ति लीवर की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, तो याद रखिएगा हमारे मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की होती है। लीवर का वेट कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.6 केजी के आसपास होता है, और लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही साथ लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। हृदय की बात करें तो हृदय की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। अच्छा, वर्ल्ड लीवर डे अगर आपसे पूछा जाए, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पूछे, विश्व हृदय दिवस, ये कब? 29 सितंबर को मनाते हैं। और हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। फुफ्फुस जो है दोस्तों, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। और लंग्स के ऊपर, फेफड़े के ऊपर याद रखिएगा एक प्लूवेरा मेम्ब्रेन, प्लूवेरा झिल्ली होती है। वृक्क की बात करें, वृक्क की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वृक्क नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और वृक्क के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक पेरिटोनियम झिल्ली होती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? लैंगर हंस के डेल्टा बीटा सेल, है ना, लैंगर हंस के डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा है, ये बीटा सेल है। बीटा सेल स्रावित करते हैं क्या? ग्लूकागन, इंसुलिन, क्रोमेटिन, सोमेटोट्रोपिन। देखिए, जो आपका पानक्रियाज है, पानक्रियाज में आपका अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और पीपी सेल होता है ना। पैनक्रियाज, यही जो आपके सेल होता है, इसी को कहते हैं लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अल्फा सेल जो है ना, ये क्या करता है? ये ग्लूकागन का सिक्रेशन करता है, ग्लूकागन। और ये ग्लूकागन क्या करता है, तो याद रखिएगा ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो ग्लाइकोजन होता है ना, इस ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है? ग्लूकोज। ये जो बीटा है, ये क्या करता है? इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहां पर? यकृत और कहां पर? मांसपेशियों में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, इंसुलिन में याद रखना जस्ता नामक तत्व मिलता है। इंसुलिन का टीका जो है 1921 में किसने? एफ जी बैंटिंग और बेस्ट, बैंटिंग और बेस्ट ने क्या किया? तैयार किया था, है ना। ठीक है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे बीमारी कौन सी होती है? डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होती है, याद रखेंगे। और ये जो डेल्टा सेल है ना, इससे क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है, याद रखें। पानक्रियाज जो है, अग्नाशय के बारे में याद रखना, अग्नाशय के द्वारा एक अग्नाशयी रस भी स्रावित होता है। और ये अग्नाशयी रस की अगर हम बात करें दोस्तों, ये अग्नाशयी रस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का ही क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। इसलिए कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर किसी का अग्नाशय प्रभावित हो जाए तो उससे किस किस का पाचन प्रभावित होगा? याद रखिएगा, अग्नाशय के प्रभावित होने से हमारे शरीर में वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तीनों का ही पाचन क्या होता है? प्रभावित होता है। इस चीज को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन मुख्यतः कहां होता है? देखिए, हमारे ब्रेन के ऊपर क्या है? एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं मैनिंग्स। और मैनिंग्स में दोस्तों 3 लेयर है ना। एक है आपका ड्यूरामीटर, एक होता है एरेक्नॉइड और एक होता है पायामीटर। और ये जो एरेक्नॉइड और पायामीटर होता है ना, इसी के बीच आपका एक फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और पूरे दिन में लगभग ये 500 ml सीएसएफ का क्या होता है? हमारे ब्रेन में सिक्रेशन होता है ना। और ये जो सीएसएफ है, इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो हिस्सा होता है, इसी में एक कोरॉइड प्लेक्स होता है ना। इसके द्वारा क्या होता है? ये सीएसएफ का सिक्रेशन होता है। यहीं पर आपका
एरेक्नॉइड और पाया बीटर के बीच में ही क्या होता है आपका कोरॉइड प्लेक्स होता है, प्लेक्सस यानी कोरॉइड प्लेक्सस होता है। यही क्या करता है आपका इस सीएसएफ का सिक्रेशन करता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सीएसएफ है इसका फुल फॉर्म क्या है? सीएसएफ किसके किसके बीच मिलता है? याद रखना एरेक्नॉइड और पाया बीटर के बीच मिलेगा। पोन्स जो होता है दोस्तों ये हमारे चेहरे के हाव भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पोन्स हमारे पश्च मस्तिष्क में स्थित। पोन्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो आप सपना देखते हैं, सपने को देखने के लिए उत्तरदायी होता है। और सपने की स्टडी को क्या बोलते हैं? सपने की स्टडी को बोलते हैं ओनेरोलॉजी। हमारे सपने को याद रखने में हेल्प करता है कौन? विटामिन बी6 या फिर जिसे हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। दोस्तों थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होता है ना, ये किसी चीज का ठंडा और गर्म का पहचान करना, यानी कोई चीज छूते हैं आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, उस ठंडे और गर्म का पहचान कराना किसका काम है? थैलेमस का काम है। और ये थैलेमस हमारे फोर ब्रेन में स्थित है या हमारे अग्र ब्रेन में स्थित है। थैलेमस की बात करें दोस्तों तो यही आपको दर्द का एहसास दिलाता है। पेन का एहसास कौन कराता है? ये भी आपको थैलेमस ही कराता है। इसके बाद की बात करें मेडुला। मेडुला जो होता है ना ये हिंड ब्रेन में स्थित है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये हमारे रेस्पिरेशन रेट को, हमारे हार्ट बीट को, पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, इन सब को कंट्रोल करता है। और जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, उसको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र कहा जाता है किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा को, है ना। और मेडुला ऑब्लांगेटा कहां पर? हमारे पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है, याद रखिए। अगला अगर है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो याद रखना बीसी, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और केडा, एडीईके, ये किससे होता है? ये आपका एडीईके, ये कैसा होता है? फैट सॉल्युबल होता है। यहां पर आपसे पूछ रहा है वाटर पानी में घुलनशील है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी विटामिन बी और सी हो जाएगा। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होते हैं? याद रखिएगा ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं किधर? यकृत में स्टोर होते हैं। विटामिन ए इसका केमिकल नेम होता है, याद रखना रेटिनॉल। ये हमारे आंख के विजन के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी और एक बीमारी होती है जारोप्थेल्मिया। ठीक है। विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। विटामिन जो आपका के है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी इसे क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं। और ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो करता है आपका घाव को ठीक करने में विटामिन सी हेल्प करता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन सी नष्ट होता है? गर्म करने पर कौन सा विटामिन सी नष्ट होता है? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं मिलता? विटामिन सी और आयरन ये मिल्क में नहीं पाया जाता है ना। ये सारी चीजें आपको बताऊं। विटामिन डी इसका जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की बात करें तो ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना। और दोस्तों जो विटामिन डी है ये हमारी हड्डियों तथा दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है, याद रखिए। विटामिन सी याद रखिएगा आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये कह रहा वह पादप जिसमें 20 फलों के भीतर होते हैं, वह पादप जिसमें 20 फलों के भीतर होते हैं उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिनमें 20 फलों के आवरण के बाहर होते हैं उन्हें मतलब क्या कहते हैं? उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। टेरिडोफाइट को याद रखिएगा पादप जगत का क्या कहते हैं? इसे पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पादप पैरायोफाइट को पादप पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये सब याद रखना, सीधा सवाल बनता है यहां से। इसके बाद याद रखिएगा बीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? बीज की स्टडी को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। बीज का जब अंकुरण होता है जो ऊपर जो हिस्सा निकलता है उसे प्रांकुर कहते हैं। यही प्रांकुर आगे चल करके किसमें कन्वर्ट होता है? तना में। जो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है उसे क्या? मूलांकुर कहते हैं। इसी मूलांकुर से यानी रेडिकल कहते हैं। इसी मूलांकुर से आपका क्या बनता है? जड़ बनता है ना। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कहीं से भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। अमलगम क्या है? अमलगम की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा जब पारा
पारा किसी धातु के साथ मिलती है ना, तो वो जो अलॉय बनाती है उसे क्या बोलते हैं? अमलगम। और याद रखिएगा एक्सेप्शन है इसका, किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है? याद रखिएगा ये लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाती है, लोहा के साथ ही अमलगम नहीं बनाएगी, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? आयरन के उसमें, मतलब बर्तन में स्टोर करते हैं। यानी एक तरल पारा मिश्रित धातु है, ये आपका करेक्ट है। एक ब्रोमीन मिश्रित गैस है, गलत है। एक सल्फर मिश्रित धातु है, गलत है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये आपका गलत है। पारा की बात करते हैं दोस्तों, तो पारा के बारे में याद रखना, पारा को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, पारा को हम लोग द्रव धातु भी कहते हैं। और पारा की बात करें तो इसके दो अयस्क हैं, एक है आपका सिन्ने बार जिसका फॉर्मूला HgS होता है, और एक इसका अयस्क है जिसको बोलते हैं कैलोमल, और कैलोमल का फॉर्मूला जो होता है Hg2Cl2 होता है। रेडियो एक्टिविटी से याद रखिएगा कि रेडियो सक्रियता को हेनरी बैक्वेरेल ने कब खोजा? 1896 में। और रेडियो सक्रियता की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रेडियो सक्रियता है इसको मेजर करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के रेट को गीगर म्यूलर काउंटर से, यानी जीएम काउंटर से मेजर किया जाता है। ब्रोमीन जो है ये आपका लिक्विड नॉन मेटल है, याद रखिएगा। ब्रोमीन जो है ये आपका एक द्रव अधातु है। और सल्फर से याद रखना, रबड़ के वल्कनीकरण में, रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है उसमें किसका? सल्फर का यूज होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो दोस्तों याद रखना, पॉलीथिन, नायलॉन, है ना, पीवीसी। पॉलीथिन और ये जो नायलॉन है ये सब कैसा है? आपका थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन जो है आपका एक फाइबर है दोस्तों, एक प्रथम मानव निर्मित रेशा है नायलॉन। और नायलॉन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा इसका आविष्कार करने वाले थे डब्ल्यू कैरोथर्स। नायलॉन की बात करें तो इस नायलॉन में एनवाई का मतलब है न्यूयॉर्क और एलओएन का मतलब है क्या? लंदन। यहाँ पर जो है मेलामाइन है ना, क्या है ये? मेलामाइन है। और मेलामाइन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका यूज कहां पर होता है? अग्निरोधक कपड़ों में होता है। साथ ही साथ इसका यूज कहां पर होता है दोस्तों? जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं घरों में, उसमें आपका मेलामाइन का यूज होता है। पीवीसी का मतलब पूरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये चीज भी आप याद रखें। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण से पूछा जा रहा है क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, ऑर्थो एस्टर बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स बनते हैं, है ना? जो आपका, जैसे अगर हम बात करें, जो साबुन होता है, साबुन के निर्माण में एक यूज होता है KOH का, एक होता है NaOH का। KOH जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास कहते हैं। NaOH जिसे हम लोग क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं। जो हार्ड सॉप होता है ये इससे बनता है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ये आपका इससे बनता है। ये कपड़ा धोने वाला साबुन, ये नहाने वाला साबुन, है ना? साबुन का फॉर्मूला क्या? C17H35COONA। तो यानी कि ये कार्बोक्सिल समूह के क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है? ये आपका सॉल्ट है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ग्लिसरीन बनता है। ग्लिसरीन जिसका फॉर्मूला होता है आपका C3H8O3 होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण होना चाहिए, है ना? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है? देखिए, बोर ने क्या कहा? बोर ने सबसे पहले परमाणु की स्थिरता की बात करी, एटम के स्टेबिलिटी की बात कही। उन्होंने कहा कि एटम जो है ना, वो आपका क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित एनर्जी लेवल में क्या होते हैं? स्थिर। और जब भी कोई एनर्जी, याद रखिएगा, बोर ने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वो क्या करेगा? वो ऊर्जा को गेन करता है। जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो ऊर्जा को क्या करता है? लूज करता है। तो यहाँ पर क्या होगी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जो ऊर्जा स्तर होता है KLMN, ये यानी कि ऑर्बिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें अगर आपको ये देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है, जहां पर n क्या है? n जो है आपके ऑर्बिट की संख्या होती है। यहीं से याद रखना दोस्तों, एटम शब्द, जो परमाणु शब्द है, ये किसने दिया है? परमाणु शब्द दोस्तों किसने? डेमोक्रिटस ने दिया था, याद रखेंगे।
यहाँ पर कह रहा है यानी एटम टर्म जो है वो किसने दिया? डेमोक्रिटस। या आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, पारेषण अनुपात, अपवर्तनांक विमाहीन भौतिक राशियां हैं। विमा विहीन। विशिष्ट ऊष्मा जो है स्पेसिफिक हीट दोस्तों, इसका विमा होता है, इसका डायमेंशन होता है, तो ये आपका क्या है? पॉइज़न रेशियो है ना, वो भी आपका विमाहीन। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये विमाहीन है, लेकिन इसका बीमा होता है। अपेक्षित घनत्व का बीमा नहीं होता, ये विमाहीन है। अपवर्तनांक जो है वो भी विमाहीन है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? आपका बीमा होता है, तो ये आपका गलत है। कह रहा है विमाहीन राशि का आंकिक मान सभी मात्रक प्रणाली में समान होता है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। यानी कि कथन 1 जो है आपका क्या है? आपका सही है, और कथन 2 जो है आपका क्या है? आपका गलत है। यानी कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, मतलब कथन 1 गलत है और कथन 2 क्या है? आपका सही है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है तो इसमें प्रकाश की 3 घटना होती है। एक घटना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको खोजा किसने? न्यूटन ने। दूसरी घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरी घटना होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस तीनों का सम्मिलित प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? आपका इंद्रधनुष होता है ना? इंद्रधनुष सुबह के समय, मतलब कि जिस सनलाइट के विपरीत दिशा में दिखता है हमेशा। याद रखिएगा, जो आपका सुबह के समय ये आपको दिखेगा किधर? सुबह के समय आपको दिखेगा पश्चिम की दिशा में, है ना? शाम के समय ये पूर्व की दिशा में दिखता है, और दोपहर में याद रखिएगा इंद्रधनुष आपका नहीं बनता है। कह रहा है ये जो व्यक्ति आपका नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए है, 20 केजी का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी का पूरा सीधा करने में आवश्यक तनाव जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये अनंततः क्या हो जाएगा? बड़ा, मतलब इनफाइनाइटली क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं, थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर जब आप टेंशन निकालेंगे, टेंशन जो होगा वो आपका mg बटे क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा, ऐसे फॉर्मूला होता है। थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर थीटा 0 है, तो 2 sin 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये अनंत आ जाता है इसका मान। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन-सा क्षयकारी बल है? यानी कि कौन-सा एक, मतलब डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है ना? तो आप लोग जानते ही होंगे, जो आपका घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो आपका कैसा? एक नेगेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है देखिए, आपका नेगेटिव भी हो सकता है इसका, और इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये जो है आपका, इन सभी में अगर हम बात करें तो क्षयकारी बल जो है, वो आपका कौन-सा है? घर्षण बल है। घर्षण बल की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो, मतलब घर्षण होता है वो कौन-सा? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सबसे जो कम घर्षण बल का मान होता है वो किसका? रोलिंग फ्रिक्शन का मान होता है। और घर्षण बल के बारे में याद रखिएगा, वो सतह के क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो होता है, इसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा आपकी कन्वर्ट होती है किसमें? वो कन्वर्ट होती है उष्मीय ऊर्जा में। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के अंतर्गत नायकों की मुख्य भूमिका क्या थी? जो अमरनायक जो प्रणाली थी, अमरनायक प्रणाली में क्या होते थे? ये आपके सैन्य कमांडर होते थे, जिन्हें राजा की सेवा के बदले जो भूमि है ना, अमरन जिसे बोलते थे, वो दी जाती थी। करेक्ट आंसर जो है इसका, दैट इज़ ऑप्शन डी। मतलब ऑप्शन बी, बी जो है यहाँ पर, यहाँ आपका क्या है? सही उत्तर है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो किसने की करी थी? हरिहर और बुक्का ने की। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, है ना? यहाँ पर जो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना टॉपिक ना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल अक्सर बनता है। और याद रखिएगा, कौन किसके द्वारा बना था ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर में भी बनता है, भिलाई में भी बनता है, और कहाँ पर आपका? राउरकेला में भी बनता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के हेल्प से बनता है ना, बाकी भिलाई, राउरकेला ये सब किसके हेल्प से बनता है, ये आपको याद। यार, मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? यानी कि इकोनॉमी में डिमांड बना रहे, उसके लिए क्या-क्या आवश्यक तत्व है, आपसे ये पूछा। इकोनॉमी में डिमांड बना रहे, इसके लिए आपका वस्तु की उपलब्धता होनी चाहिए। वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, और इसके उपभोग हेतु जो लोग हैं, उनके पास आय होनी चाहिए। तभी आपका डिमांड बना रहेगा। ये सही उत्तर है इसका, डी।
यानी कि इकोनॉमी में तभी आपका डिमांड बना रहता है जब आपका क्या होता है, वस्तु उपलब्ध रहे, साथ ही साथ आपका क्या रहे, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस हो, उसके बाद क्या रहे, उसके उपभोग के हेतु उसको कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास क्या हो, इनकम हो। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखना है, इसमें नवरत्न का जो दर्जा प्राप्त है वो किसको, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको क्या है, आपका नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। एनटीपीसी जो है ये आपका महारत्ना है ना, याद रखिएगा। तो नवरत्न आपसे पूछ रहा है, तो नवरत्न, महारत्न, ये सब जो है ना, मिनी रत्न, ये सब आप लोग देख के जाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर सेक्टर में शामिल नहीं है? कोर सेक्टर का मतलब ये होता है जो अन्य सेक्टर को क्या करता है, रॉ मटेरियल, यानी अन्य सेक्टर को, जो बाकी के अन्य सेक्टर जो जिस सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं वो क्या है, आपका कोर सेक्टर। और कोर सेक्टर में आपका कोयला आता है, पेट्रोलियम उत्पाद आता है और बिजली आता है। वस्त्र उद्योग जो है ये आपका कोर सेक्टर में नहीं आता। टोटल कोर सेक्टर जो है वो टोटल कितने हैं, 8 हैं, याद रखिए। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को ही याद रखिएगा ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, जबकि कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड। और ब्लैक डायमंड की धरती किसे कही जाती है, आसनसोल को कही जाती है। इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है आपका देहरादून में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कोयला का सबसे बेस्ट क्वालिटी पूछा जाए तो याद रखना, वो कहते हैं किसको, वो कहते हैं हम लोग एंथ्रासाइट को। याद रखिएगा, ब्राउन कोल या ब्राउन गोल्ड ये किसे कहा जाता है, ये लिग्नाइट को कहा जाता है। इस तरह आप याद, यहाँ कह रहा है 1991 के बाद सुधारों के बाद भारतीय बाजार में विदेशी निवेश की स्थिति क्या थी? जो एलपीसी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके द्वारा पीवी नरसिम्हा राव और उस समय जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये मॉडल तैयार किया जाता है। और इसमें दोस्तों सीमित अनुमतियों के साथ जो है इसे आपका क्या किया गया था, जो विदेशी निवेश को क्या किया गया था, लागू किया गया था। सीमित मतलब अनुमतियों के साथ, है ना, पूरी तरह से नहीं बल्कि सीमित अनुमतियों के साथ क्या किया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट कंटेन्स एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच इज द एरर। स्टूडेंट्स शुड टेक अप सच, कह रहा एरर है ना, हाँ, स्टूडेंट्स शुड टेक अप, ठीक है, सच कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्सेस ऑफ स्टडी व्हिच विल फिट देम, ये जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट है ना, इसमें क्या है आपका एरर है। फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ये भी आपका क्या है, करेक्ट। Students should take up such courses of study which will fit them, which will fit नहीं, है ना, यहाँ पर आपका सी जो है इसमें आपका गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पर इनका है, आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका होगा आई requested Rana to have a cup of tea. I requested Rana to have a cup of tea. इसका जो सही उत्तर है that is the option C. C is the right answer. ये थे दोस्तों इस में जो भी सवाल थे इस टेस्ट के, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही अन्य टेस्ट में कुछ सवालों के साथ, उन सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका केजीएस परिवार में। और बिहार दरोगा के लिए तैयार हैं? चलो देखते हैं भैया आज आपके लिए क्या है, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लगाएंगे। चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट से दौड़ते हुए। देखिए जरा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि का संबंध मराठा साम्राज्य से था? यानी ये बताना है कि मराठा साम्राज्य के समय कौन कौन से प्रकार की भूमि चलती थी, इनमें से कौन सी भूमि है वो। तो देखें, खालसा, स्वराज, मुगतई या सयूरगल। तो हमको 4 कथन टाइप से दिए, चुनना है कि कौन सी भूमि यूज होती थी। तो ये खालसा होगा, स्वराज होगा, मुगतई होगा या सयूरगल होगा। तो देखिए जरा, अगर हम खालसा की बात करें तो खालसा चलता था मुगल प्रशासन में, और जो सयूरगल है ये भी मुगल प्रशासन का है ना। अगर हम बात करें खालसा भूमि की, खालसा तो औरंगजेब के समय सुना होगा, मारवाड़, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा भूमि बना लिया था औरंगजेब ने। मतलब डायरेक्ट प्रशासन जिस पर चलता हो उसे खालसा, यानी कि सीधा प्रशासन चलता हो वो क्या हो जाएगा, खालसा हो जाएगा। और अगर बात करें सयूरगल, सयूरगल किस, तो नाम से ही लग रहा है मुगल जैसा कुछ, है ना, मुगल सयूरगल।
सही रुगल, यानी कि धर्म के लिए दान में दी गई, धर्म के लिए दान में दी गई भूमि होती थी। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई हमें, दान में दी गई भूमि। अब बात करते हैं स्वराज और मुगतई, ये क्या होते हैं। तो अगर हम स्वराज की बात करें, स्वराज, तो जैसे मुगलों का सीधा प्रशासन खालसा भूमि पर होता था ना, वैसे ही मराठाओं का सीधा प्रशासन स्वराज भूमि पर होता था। यानी कि जो मराठा हैं, मराठाओं का सीधा प्रशासन जिस पे चलता हो, सीधा अधिकार हो, प्रत्यक्ष अधिकार हो, तो उसे तो कहते थे स्वराज भूमि। और मुगतई, मुगतई भूमि क्या होता था, जरा हम कलर बदल दें वरना सब एक जैसा देखेगा। मुगतई भूमि की बात करें तो मुगतई ऐसी भूमि को कहते थे जो कर दिया करती थी मराठाओं को, जैसे कि निजाम, तो वो टैक्स दिया करते थे चौथ और देशमुख, 1/4 तो चौथ और 1/10 तो सरदेशमुखी लगती थी। तो मुगतई मतलब ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिस पर सॉरी, जिस पर चौथवा सरदेशमुखी लगती हो, सरदेशमुखी, ये टैक्स के प्रकार होते थे जो मराठा लोग वसूला करते थे। यानी कि मुगतई भी मराठाओं से संबंधित है और स्वराज भी मराठा से। तो 2 और 3 ऑप्शन में ढूंढेंगे, तो 1 2 3, 2 3 4, 1 4 2 3, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट है। केवल 2 और 3 मराठाओं से संबंधित है। अगर मुगल पूछा जाता तो 1 और 4 ये मुगल से संबंधित हो जाते। चलो आओ अगला प्रश्न देखें, क्या है भाई जनाब। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न का मिलान करें। तो एक तरफ सुधारक हैं और एक तरफ उनके विचार हैं, यानी कि उनके स्टेटमेंट बोल दो, है ना, या उनके कथन बोलता, जो भी है। तो चलो देखते हैं कौन क्या कथन कह रहा है। राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, इन्होंने क्या कहा था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही रास्ते से जाएंगे तो ईश्वर मिलेंगे, है ना। तो इसमें देखें ईश्वर तक दूसरा मिल गया अपन को, तो ये डी तो हो गया हमारा 2। चलो एक कथन तो मिल गया। दयानंद सरस्वती वो वेदों से संबंधित थे, तो आओ वेद वाला देख लेते एक बारी। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है, तो बी का हो गया 3। तो हमने डी का देख लिया 2, डी का 2 हमें यही मिल रहा है, डी का 2। आओ देख लेते हैं। और बी का हमने क्या लगाया, 3 लगाया, तो देखो इसमें मिल गया। फिर भी अपन 1 और सी का देख ले। तो राजा राममोहन राय इन्होंने क्या कहा भाई साहब, तो हिंदू का शुद्धतम रूप उपनिषद में है, ये कहा बिल्कुल। तो राजा राममोहन राय जी ने कहा कि उपनिषद को पढ़ना चाहिए। और केशव चंद्र सेन, ये राजा राममोहन राय ने जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी बच्चा, जब 1866 में वो अलग हुआ ना, उसके 2 टुकड़े हो गए थे, एक बना था भारतीय ब्रह्म समाज, एक बना था आदि ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज है उससे जुड़े थे देवेंद्र नाथ जी, और जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक बने थे केशव चंद्र, और यही दक्षिण में भी पहुंचे थे। फिर 1864 में उनको एक मित्र मिले थे जिनका नाम था श्री धरलू, तो धरलू जी के साथ मिलकर के इन्होंने दक्षिण में भी एक ब्रह्म समाज बना दिया था जिसको वेद समाज कहते थे, 1864 मद्रास में। तो जो केशव चंद्र हैं ये ब्राह्मणों की ज्यादा बोलते ना आवभगत करते थे, तो केशव चंद्र सेन ने कहा ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो सी का हो गया 4था। तो देखो ए का पहला है और सी का 4था है, यानी कि ये वाला अपना जो कथन है, कथन कह रहे हैं, ऑप्शन है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ अगला देखें प्रश्न क्या है अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अच्छा, हमें असत्य कथन चुनना है, इस पर ध्यान दें, ठीक है, असत्य कथन को चुनना है। आओ ढूंढ लेते हैं कि कौन सा कथन गलत है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित करा इन्होंने, नीनो डी कुन्हा गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, और अल्फांसो डी सूजा तो अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए। तो हमें कौन सा गलत है उसका चुनाव करना है। आओ देखें, हमने कहा था पानी में कीड़ा, अगर हिस्ट्री हमारे साथ पढ़ी है तो याद करा था पानी में कीड़ा, तो पानी का संबंध अल्मीड़ा से है, यानी कि कीड़ा जैसे शब्द से है, तो पानी में कीड़ा।
तो अल्मीड़ा थे, इन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति चलाई थी, जिसका मतलब हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। अब इसके बाद आए थे अल्बुकर्क। तो जब अल्बुकर्क आए तो अल्बुकर्क जो है इन्होंने 3-4 काम कर दिए। क्या? इन्होंने कॉलोनी बसा दी, तो कॉलोनाइजेशन, इन्होंने कॉलोनी बसा दी, ये काम कर दिया। इन्होंने पहला चर्च बनवा दिया था गोवा में, जिसे सेंट जेवियर चर्च कहते हैं, 1515 में बना था। 1509 से 1515 रहे थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था, तो गोवा पर अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने, अधिकार कर लिया, राजधानी नहीं बनाई है। 3G पॉलिसी चला दी थी अल्बुकर्क ने। 3G मतलब 3G, 3G, जी मतलब इन्होंने कहा गोल्ड भारत का अपना होना चाहिए, इन्होंने कहा जी गॉड यहाँ पर अपना होना चाहिए, इन्होंने कहा जी यानी कि ग्लोरी भारत में पुर्तगालियों की होनी चाहिए। 3G पॉलिसी इन्होंने चला दी और कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। गोवा में जब कॉलोनी बसाना शुरू करी तो वहीं गोवा में इन्होंने सती प्रथा भी समाप्त करी। तो गोवा में सती प्रथा प्रतिबंधित, ये भी इन्होंने कर दिया भाई साहब काम। तो सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी। और ये सारे के सारे काम जो कर रहे हैं वो कौन है भाई साहब? वो है अल्बुकर्क। तो लगे हाथ, ये भी याद कर लेना। अल्बुकर्क के बाद आए थे बेटा जी नीनो दा कुन्हा। और नीनो दा कुन्हा ने जो ये गोवा पर अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने, तो नीनो दा कुन्हा ने गोवा को राजधानी बना लिया था। तो देखो अल्बुकर्क के बाद नीनो दा कुन्हा आए हैं, अल्बुकर्क के बाद नीनो दा कुन्हा आए हैं। तो अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा नहीं बनेंगे, कौन बनेंगे? नीनो दा कुन्हा। तो ये वाला कथन जो है ये गलत है, और कथन जो गलत है वही तो चुनना था हमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चलो आओ अगला प्रश्न देखें। क्या है भैया? विद्रोह को उनके संबंधित नेताओं से मिलाइए भैया, विद्रोह को संबंधित नेताओं से मिलाइए। तो भील आंदोलन गोविंद गुरु ने चालू करा था, तो पहले का चौथा हो गया, ठीक है, पहले का चौथा। खासी विद्रोह ये तीरथ सिंह से जुड़ा हुआ है, तो बी का दूसरा हो जाएगा, बी का हो गया दूसरा। आओ हम यहीं से 2 पकड़ लेते, तो पहले का चौथा और बी का दूसरा। तो पहले का चौथा इसमें और उसमें है, और दूसरे का यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा इसमें है। तो देखो इन दोनों में से कोई चुनाव करना है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी देख लेते हैं आगे, है ना। सी का देखें, रामोशी विद्रोह की बात करें तो रामोशी विद्रोह चित्तूर ने चालू करी थी, इसमें चित्तर लिखा है पर चित्तूर नाम है इनका, ठीक है। और बस्तर विद्रोह रानी गुंडाधुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर के साइड में लिखे हैं कौन कौन से विद्रोह चालू हुए, इधर कौन कौन से नेता रहे थे। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आओ अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण था? बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, प्रश्न ही समझ नहीं आया होगा। आओ समझाते हैं इसको। हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, यानी कि इनमें से कौन से रीजंस हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण, यानी कि ब्रिटिश ने जो आर्थिक नीति पॉलिसीज चलाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी वजह से भारत की जो खेती है ना वो व्यवसाय में आगे बढ़ गई। यानी हमारे यहाँ जो खेती होती थी पहले तो खाद्य फसलें उगाते थे, तो ज्यादातर हमारा काम होता था फसलें उगाई, अपना घर गृहस्थी ही चला लिया, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि उसको बाहर बेचें, ठीक है, क्योंकि हम खाद्य फसलें उगाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों की एंट्री हुई तो अंग्रेजों ने उन फसलों पर ज्यादा जोर दिया जो व्यवसायिक फसल थी, जैसे कि तंबाकू हो गई, जैसे नील हो गई, और नील इसमें से सबसे ज्यादा फेमस थी। और नील को खा थोड़ी लेंगे बच्चा, नील के फूलों से तो नील बनाई जाती थी जो कपड़ों में लगाई जाती थी, आया नया उजाला वाला। तो नील की खेती जो है, अब ये खाएंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इससे नील बना करके बेचेंगे। तंबाकू अगर कोई खाता भी होगा तो क्या खाना की तरह थोड़ी ना खाएगा, पेट थोड़ी भर जाएगा, उसको भी बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स करा कि तुम्हें नील की खेती करनी चाहिए, तंबाकू की खेती करनी चाहिए। अब जब हम वो खेती करते थे तो चाहे खुशी से समझ लो या मजबूरी से, उस फसल को तुम्हें बेचना ही पड़ेगा,
यानी कि हम फसल से अब क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। आओ ऑप्शन देखें। स्थानीय बाजारों की मांग में वृद्धि हो गई थी, नकदी फसलों की खेती पर बल, पारंपरिक कृषि तकनीकों का संरक्षण और किसानों को सस्ते ऋण की उपलब्धता। तो देखो ऋण विण की कोई बात नहीं थी, नकदी फसलों की खेती पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा बल दिया। यही कारण था कि भारत की जो खेती है वह व्यवसायीकरण में आ गई थी, ठीक है, कमर्शलाइज हो गई थी। तो क्यों हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जोर दिया था इस बात पर कि वह फसल उगाओ जिससे हम बिजनेस कर सकें। आओ अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। अरे बड़ा बड़ा सम्मिलित वाला आ रहा है प्रश्न, देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, चार्टर्ड एक्ट कब आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? चल हमें लग रहा है सारे एक्ट सामने सामने लिखे हैं। तो देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जिसके चलते मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब कोई भी डिसीजन लेगी तो उसे बंगाल के गवर्नर जनरल को बताना पड़ेगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था इस समय वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चले जी, अब देखिए जरा पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया। पिट्स इंडिया एक्ट का रीजन क्या था, क्यों आया भैया ये, है ना, इसके पीछे क्या रीजन है कि पिट्स इंडिया एक्ट चलेगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया था और उसका जो भी बिजनेस वाला पार्ट था वो अलग कर दिया था। यानी कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन अलग करो और आपका जो भी रेवेन्यू वाला पार्ट है, इकोनॉमिक वाला पार्ट है, उसको अलग करो। अब आता है चार्टर्ड एक्ट। 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, जिसके तहत भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे ना बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो पद हट करके बन गया था भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चार्टर्ड एक्ट हुआ 1833। सबसे पहले ध्यान से सुनना, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था बच्चा, गवर्नर ऑफ बंगाल। और सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बने थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद हो गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बन गया, लेकिन बंगाल में ही रहते थे। और इस नियम के चलते, रेगुलेटिंग नियम के चलते क्या हुआ कि जो मद्रास है यानी चेन्नई वाला हिस्सा और बॉम्बे वाला हिस्सा, उसमें जो भी बैठे हुए हैं अधिकारी, वो पूरी इंफॉर्मेशन पहले किसको बताएंगे? बंगाल के व्यक्ति को। जब वो हाँ कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, तभी आगे काम होगा कोई। इसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह क्या शब्द हो गया? भारत। तो पद बदल गया और बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि अब मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के लिए अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति पूरे भारत पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी और 1858 में आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके चलते गवर्नर जनरल पद है इसको हटा दिया गया और पद बन गया था वायसराय का, वायसराय। और जो क्राउन थी यानी कि जो भी ब्रिटेन की रानी या राजा रहेंगे, उनके अंडर में भारत का प्रशासन चलेगा, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे ही लिखे थे। तो पहले का ए देखें, पहले का ए का ये है और एक ये है, ठीक है, बी का 2 है, इसमें 3 है, ये वाला अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सीधे सीधे ही है ये तो। आओ अगला देखें। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? 30 वर्षीय युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट है ये। 30 वर्षीय युद्ध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में चला था, बेसिकली धर्म युद्ध को लेकर था। और 1648 में जाकर के कहानी आपको खत्म होती हुई दिखेगी। तो ऑसवर्ग की संधि है, वेस्टफैलिया की संधि है, ट्रायनॉन की संधि है, उपयुक्त में से एक से अधिक, भाई एक से अधिक नहीं है, वेस्टफैलिया की संधि हुई थी, जिसके साथ 30 वर्षीय युद्ध जो है अपना क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आए अगला देखे जरा। 1970 में 1917 की क्रांति के दौरान वाल्सेबो का नारा क्या था?
वॉल्शेविकों का नारा क्या था? तो देखो, जो वॉल्शेविक के रहने वाले लोग थे वह चिल्लाते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल रहने के लिए जमीन, खाने के लिए रोटी और शांति से जीवन बिताना है। तो शांति, भूमि और रोटी, शांति, जमीन और रोटी बेसिकली इनका नारा था, पर जमीन की जगह यहाँ भूमि शब्द लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। तो शांति, भूमि और रोटी, ये क्या रहा? वॉल्शेविकों का नारा रहा। आओ अगला देखें क्या है। भौगोलिक रूप से डेविस जल संधि किन दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो भैया वाटर बॉडीज को जोड़ती है, हमें बताना है जल संधि। एक होता है जल डमरू मध्य और एक होता है जल संधि, जल संधि। तो भैया जो स्ट्रेट है वह दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि मान लो इधर प्रशांत महासागर है, इधर कोई दूसरा सागर है, वो आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पतली सी स्पेस बनी होगी जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती होगी। तो हमसे पूछा गया है जो डेविस जल संधि है ये किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक, ग्रीनलैंड, कनाडा जब आप पढ़ोगे तो अटलांटिक महासागर और बफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। हम इसे आपको मैप पर दिखाते हैं, है ना, हमने इसके लिए मैप भी लगा लिया था। तो अटलांटिक महासागर और बफिन की खाड़ी को जोड़ती है, क्योंकि मैप पर आप देखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाओगे। तो यहाँ देखें, ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ ये ग्रीनलैंड, इधर आ जाएंगे कनाडा वाला हिस्सा है, यहाँ बीच में पड़ेगी डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट एक तरफ है अटलांटिक महासागर, ये हिस्सा अटलांटिक महासागर, ठीक है। और अगर ग्रीनलैंड के इस साइड हम ऊपर देखें, यानी कि ग्रीनलैंड के वेस्ट में देखेंगे और डेविस स्ट्रेट के नॉर्थ में देखेंगे, तो यहाँ आपको बफिन की खाड़ी मिलेगी। हम नाम ही लिख देते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये बफिन की खाड़ी है, बफिन की खाड़ी। और इधर देख लोगे तो आपको हडसन मिल जाएगा देखने को। तो अटलांटिक और बफिन की खाड़ी के बीच में डेविस स्ट्रेट मिलता है। तो अटलांटिक महासागर और बफिन की जो खाड़ी है उसके बीच में आपको डेविस स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, डेविस जल संधि जिसको कहा जाता है। आओ अगले प्रश्न पर आते हैं। शू नहर कहाँ स्थित है और यह किस उद्देश्य से ग्रेट लेक्स के जल मार्गों का प्रबंधन करती है? ठीक है, तो शू नहर पड़ती कहां पर है? तो यहाँ पे देखो उन्होंने हमको नाम ही दे दिया है, क्या? ग्रेट लेक्स। तो जो ग्रेट लेक्स है यानी कि महान झीलें, ये कनाडा के बॉर्डर पर पड़ेंगी। यूएसए और कनाडा का बॉर्डर आप देखोगे, 5 झीलों का एक समूह है, ये 5 झीलों का एक समूह है। तो यहाँ पर जैसे नहर होता है ना, एक झील से दूसरी झील में जाने के लिए, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाने के लिए, तो बीच बीच में नहरों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि जो सू लॉक है ये कहाँ पड़ता है? तो ह्यूरन और मिशिगन के बीच में, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में, एरी और ओंटारियो के बीच में, या मिशिगन और एरी के बीच में। तो ये पड़ता है सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में। हम इसको मैप पर दिखाते हैं। तो पहले हम आपको ग्रेट लेक्स दिखाते हैं। तो आप ऊपर देखोगे आपको कनाडा देखने को मिलेगा, नीचे चले जाओगे तो आप यूएसए का हिस्सा देखोगे। यहाँ 5 झीलें पड़ती हैं। सबसे ऊपर आप देखोगे सुपीरियर, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। तो सुपीरियर के नीचे आ जाओगे तो आपको मिशिगन देखने को मिलेगी। तो एक झील आपको मिशिगन देखने को मिलेगी। फिर आपको ह्यूरॉन देखने को मिलेगी। इसी के बगल में चले जाओगे तो आपको ह्यूरॉन देखने को मिलती है। 3 हो गई। फिर आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगी एरी, और इधर आप चले जाओगे तो ओंटारियो। तो 5 झीलों का समूह है, इसीलिए इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झीलें कहा जाता है। इसमें आप मिशिगन और ह्यूरॉन जो है उनका संबंध देखोगे। हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहां पर मैंने टिक नहीं करा, टिक तो कर दें हम जरा। सुपीरियर और ह्यूरॉन टिक कर दें, अभी आ जाए। यहां देखें तो आप देखोगे मिशिगन और ह्यूरॉन ये आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए एक नहर का प्रयोग किया जाता है, एक नहर का
क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे सू लेक के नाम से जाना जाता है। यानी कि ह्यूरोन और सुपीरियर के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, सू लॉक देखने को मिलता है। आओ हम प्रश्न पर एक बार फिर से ले जाएं आपको। सू नहर कहाँ स्थित है? अब देखो बेसिकली इन्होंने प्रश्न तो पूरा दिया है पर ऑप्शन अधूरा है। सू नहर कहाँ है, इसका ऑप्शन तो ठीक है। यह किस उद्देश्य से महान झील यानी कि ग्रेट लेक्स के जल मार्गों का प्रबंधन करती है, इसका देखो इन्होंने ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, पर चलो कोई बात नहीं। सू नहर कहाँ है, तो सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू नहर पड़ती है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आपको मिलेगी सुपीरियर झील, ये वाला हिस्सा, और नीचे आप चले जाओगे ये मिलेगी आपको ह्यूरोन वाला हिस्सा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहर बनाई गई है। चलो अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वतमाला ओजोस डेल सलाडो किन दो दक्षिण अमेरिका देशों के सीमा पर स्थित है? दो दक्षिण अमेरिकी देश की बात हो रही है बच्चा, किसकी? दक्षिण अमेरिकी देश की बात हो रही है। और दक्षिण अमेरिकी देश की बात करें तो यहाँ पर आपको एंडीज पर्वत देखने को मिलता है। एंडीज पर्वत के ऊपर चले जाओगे तो आपको चिली देखने को मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, और बीच के सेंटर में यहाँ एक स्थान पर आप देखोगे तो यहाँ आपको ज्वालामुखी देखने को मिलती है, सलाडो ज्वालामुखी, सलाडो। तो अब देखो हमें दो देश दिख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के दो देश, चिली और अर्जेंटीना। तो देखो ऑप्शन में अर्जेंटीना और पेरू, चिली और बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये लो सी पे हमें ऑप्शन मिल गया, तो इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हम आपको एक बार मैप पर और दिखा देते हैं इसको। अच्छा इसका मैप गूगल करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चले जी, इसे हटा देते हैं, है ना, क्योंकि रिपीट हो गया था। आजा भाई, यहाँ देखें, आप मैप को देखोगे, जरा हम मैप थोड़ा हाईलाइट कर दें, हालांकि मैंने मैप बना दिया आपके लिए। तो ये आप देखोगे दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा देखोगे, और सबसे ऊपर चले जाओ, यहाँ आपको चिली देखने को मिलेगा, चिली देखने को मिलेगा। और नीचे चले आओगे तो आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। यहीं किनारे पर क्या बना हुआ है, एंडीज पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन देखने को मिलेगा। इसी एंडीज पर्वत पर सलाडो, ओजोस डेल सलाडो देखने को मिलता है। तो ऊपर चिली हो, नीचे क्या है, अर्जेंटीना है, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। आओ अगला प्रश्न देखें। लेसर एंटिलीज का वह द्वीप जो भौगोलिक रूप से ज्वालामुखी और कोरल दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित करता है। वाह, ज्योग्राफी भी इन्होंने देखा है, मतलब हिस्ट्री तो चलो तब भी इन्होंने इंडिया ले ली है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, ज्योग्राफी वर्ल्ड से पूछे जा रहे हैं भर भर के, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ध्यान देना होगा। तो एंटिलीज का वह द्वीप बताओ जो ज्वालामुखी और कोरल दोनों की विशेषता रखता हो। बारबाडोस की बात करें तो नीदरलैंड के साइड आप चले जाओगे, ये एक द्वीप है ना, और ये चूना पत्थर से बना हुआ है, और ये ज्वालामुखी है नहीं। क्यूरासाओ की बात करोगे, ये भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी एक द्वीप है। सेंट लूसिया, हाँ ये ज्वालामुखी भी है, और ये कोरल प्रवाल भित्ति से बना हुआ आर्किटेक्चर भी है, तो ये दोनों का फीचर रख रहा है। त्रिनिदाद की बात करें तो त्रिनिदाद भी एक द्वीप है, तो ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये द्वीप है, ज्वालामुखी का है नहीं है। सेंट लूसिया जो है ये ज्वालामुखी का भी है, और प्रवाल भित्तियों का निर्माण भी दर्शाता है। आओ अगला देखे क्या है, बड़ा लंबा सा प्रश्न है, आओ देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। ध्यान देना हमेशा प्रश्न में, कथन देख लेना असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, हम कई बार इन पर ध्यान नहीं दे पाते, गड़बड़ी कर लेते हैं। आओ कथन देखें। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर अफ्रीका के 3 देश कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा से होकर गुजरती है, ये वाली बात तो सही है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से होकर के गुजरती है, मकर रेखा 4 देशों से होकर के
गुजरती है। बिल्कुल सही है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है, और ब्राजील हो गया। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया से गुजरती है, अफ्रीका से और उत्तर अमेरिका से। हाँ ठीक है, चले मैक्सिको की खाड़ी के पास में। प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री लाइन जिसे बोलते हैं, या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, जिससे टाइम तय किया जाता है, दुनिया के 2 महाद्वीपों यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरती है। नहीं, ये वाली बात गलत है, क्योंकि इसमें एक और महाद्वीप होना चाहिए जिसका नाम है अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। तो डी वाला कथन जो है यह असत्य है, बाकी सारे जो कथन हैं वो कैसे हैं, सत्य हैं, ठीक है। अच्छा, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था पर आसान था क्वेश्चन। आए अगला देखे क्या है भाई, है मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, 2, 3, 10 और क्वेश्चन मार्क 172 में प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा। वैसे मैं मैथ की फैकल्टी नहीं हूँ, पर चलो 1 मिनट देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना, क्या आंसर आएगा। 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 10 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ तक तो बन गया, ये भी देखते हैं। 1, 2, 3, तो 10 का गुणा 3 और 3 का स्क्वायर इसमें प्लस होना चाहिए। तो 3 का जो स्क्वायर है 3 3 का 9, ये प्लस करेंगे तो 30 और 9 ये हुआ 39। लॉजिक तो सही लग रहा है। और फिर 39 गुणा 4 और 4 का स्क्वायर, इसको कमेंट करना, मुझे मैथ आता नहीं है, बता दूं मैं पहले ही, इसका आना तो ये चाहिए। और मैंने जो लॉजिक लगाया है वो ये लगाया है, तो 2 का गुणा 1 में हो और 1 का स्क्वायर ही इसमें प्लस हो जाएगा, जो भी 1 का स्क्वायर होगा। फिर 3 का गुणा हमने करा, 3 है ना इसके बाद में, 3 का गुणा होगा 2 से और 2 का ही स्क्वायर इसमें प्लस होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर आएगा इसके बाद में 10, तो 10 का गुणा 3 तो हो गया 30 और 3 का स्क्वायर वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 का 9, तो हमारे हिसाब से 39 आ रहा है ना। फिर इसके बाद में 39 यहाँ पे अगर वैल्यू आएगी तो 39 गुणा 4 होना चाहिए और 4 का स्क्वायर होगा तो 16, है ना। अब गुणा भाग करते रहना, लमसम होगा तो यही। चलो मैंने 39 लगाया है, कमेंट करके बताना सही कर पाया कि नहीं, है ना। और गलत हो जाए तो ज्यादा जज्बाती मत होना, वही हम जीएस के फैकल्टी हैं। आओ अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी पूर्वी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में नहीं, उड़ीसा की सीमा के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वाह, क्वेश्चन देखा कितना घुमा के उसने क्वेश्चन अपन से पूछा है। कह रहा है प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी पूर्वी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये तो हो गया अपना वेस्टर्न घाट, ठीक है, और इधर हो गया अपना जो टुकड़ों में बना हुआ है पूर्वी घाट। तो बताना है कौन सी नदी पूर्वी घाट में गिरेगी। अब यहाँ लगभग सारी नदी जो है, गोदावरी पूर्वी में जाती है, महानदी पूर्वी, कृष्णा पूर्वी, कावेरी पूर्वी, लेकिन यहाँ देखो उसने क्या कहा है, पश्चिमी घाट में नहीं, यानी पश्चिमी घाट में नहीं, लेकिन पश्चिमी घाट से उसका संबंध है। यहाँ ये कॉमन है, देखो कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी ये तीनों ही वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। कावेरी नीलगिरी से निकल आएगी, जैसे अगर हम नदी बनाए यहाँ पर तो नीलगिरी से निकल आई। कृष्णा की बात करेंगे तो महाबलेश्वर के पास से ही निकलेगी, नासिक के पास से। और गोदावरी की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ये तीनों के तीनों ही वेस्टर्न घाट से जुड़ी हैं। जबकि महानदी जो है, महानदी ये अमरकंटक वाले अमरकंटक का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया ना, वहां से निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टर्न घाट से बिल्कुल संबंध नहीं है, किसका, महानदी का, महानदी। तो सारी की सारी नदियां गिरती तो ईस्ट में ही जाकर के हैं, लेकिन महानदी का संबंध वेस्टर्न घाट से नहीं है। और क्वेश्चन लिखने वाले ने लिखा ढंग से नहीं है, तो इसमें प्रश्न ये है कि कौन सी नदी है
जो पूर्वी घाट में गिरती है, जिसका संबंध वेस्टर्न घाट से भी है, तो वेस्टर्न घाट से नहीं है। तो 3 नदियों का संबंध वेस्टर्न घाट से है, महानदी का संबंध पश्चिमी घाट से नहीं है। चलो आओ, तो अगला प्रश्न देखें। अरे फिर से लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, आप देखते क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जनजाति दी है एक तरफ और एक तरफ राज्य दिए हैं। चलो तो देखते हैं जरा क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। देखो भील तो अपन को पहले पता ही है सीधा सीधा, भील और टोडा, तो टोडा नीलगिरी में है और भील मध्य प्रदेश में, तो बी का 1 हो गया और सी का 2 हो गया। ठीक है, सोपेन ग्रेट निकोबार में पड़ती है, तो ए का क्या हो गया 4 हो गया। चलो तो देख लेते हैं ऑप्शन में, ए का 4 यहाँ है और बी का 1 इसमें है नहीं है, बी का 1 इसमें है। तो इन दोनों ऑप्शन पहले चुन लिया करो, जैसे एक पकड़ लिया ना, तो जैसे ए का 4 चुन लिया, तो ए का 4 देखो इसमें है और इसमें है, तो ये दो कट्टम पिट्टम, ये तो गलती हो गई। अब बी का हमने 1 देखा, बी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। जल्दी से ढूंढ लोगे ऐसे। आओ अगला देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। चलो कर लेते हैं विचार। खरीफ की फसलें, अच्छा सत्य कथन और चुनना है, इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि एक ही सही होगा बाकी गलत होंगे। तो खरीफ की फसलें मानसून के अंत में बोई जाती हैं और ग्रीष्म के शुरुआत में काटी जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मानसून की शुरुआत ही होती है जून जुलाई, तब खरीफ बोई जाती है और लगभग सितंबर अक्टूबर आते आते वो पक जाती हैं, तो उनको काट लिया जाता है। तो पहला कथन क्या है इसमें, ये कथन गलत है। ठीक है, रबी की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और प्रमुखतः उष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं। नहीं, रबी की फसलें तो सर्दी में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में, और मार्च में आकर के काटी जाती हैं, और ट्रॉपिकल जोन चाहिए होता है इनको, ठंडा वाला इलाका, तो ये वाली बात भी गलत है। जायद की फसलें मुख्यतः शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, ये तो और ही गलत है। खरबूज तरबूज ये जायद की फसलों में आती हैं, और ये जो मार्च जून वाला सीन होता है उसमें बोई जाती हैं, तो ये वाला भी गलत। अब वैसे अपना ये बचा, फिर भी देख लेते हैं। खरीफ की फसलों के उदाहरणों में चावल, ज्वार, बाजरा और कपास शामिल है, जिन्हें उच्च तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। जैसे बंगाल की खाड़ी जो है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, वो चावल के लिए बड़ा फेमस रहा। क्यों? ह्यूमिडिटी वाला क्षेत्र भी है, दलदली मिट्टी भी है, पानी ज्यादा वहां रहता है। तो यहाँ पर ये वाला कथन क्या है अपना सही है। ठीक है, आए अगला देखें। क्वेश्चन देख के हड़बड़ा ऐसे हड़बड़ी मत कर देना। हड़बड़ाहट में बच्चे क्या कर लेते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं, कहते अरे इतना बड़ा कथन है और कौन सा सही कौन सा गलत है। नहीं, आराम से कथन को पढ़ना। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, जिस भी टीचर के साथ आपने इकोनॉमी या ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उन्होंने फसल जरूर पढ़ाई होंगी। ज्योग्राफी वाले ने भी पढ़ाई होगी, हो सकता है इकोनॉमी, दोनों ने ही पढ़ाई हो, नहीं तो दोनों में से किसी एक ने तो ये आपको पढ़ाया ही होगा। आओ अगला देखिए, प्रश्न क्या है। सिंधु नदी प्रणाली की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के विपरीत दिशा से निकलने वाली 2 धाराओं के संगम से बनती है, और 2 धाराओं का नाम भी दिया है बाकायदा, चंद्र और भागा। तो सबको पता है हिमाचल प्रदेश में 2 पतले पतले धाराएं बनती है, चंद्र और भागा, जिससे चिनाब नदी बनती है, जिसके किनारे सियालकोट भी बसा हुआ है। तो चिनाब नदी, चंद्र और भागा, है ना। अगर मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मैंने याद कराया होगा, चंद्र हिमाचल प्रदेश की लड़की लेकर भाग गया तो उसके पिताजी ने चिनवा दिया था। तो चंद्रभागा यानी कि चिनाब नदी। आए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पन्ना क्षेत्र किस भू वैज्ञानिक संरचना में पाया जाता है? पन्ना बड़ा फेमस है भाई हीरे के लिए। लोग वहां मतलब खेती करते हैं, पता है हीरे की, पता कैसे? जैसे कि 10x10 की जमीन सरकार से ले ली, है ना। 10x10 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, इतना बड़ा गड्ढा मिलता भी नहीं। 5x5 की जमीन ले ली और 250 रुपए 300 रुपए मिल जाती है। वो सुबह शाम पता है उसी गड्ढे को खोदते रहते हैं, फिर उसमें छानते हैं कि उसमें से हीरा निकल आए, और निकलते भी। इसकी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है, देखना आप। अगर एक हीरा मिल गया तो बस बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो लगे रहो। कई लोग हैं अपना सारा काम धाम छोड़ के सुबह जाते हैं, शाम तक ये दिहाड़ी कर रहे हैं कि जिस दिन किस्मत चमक जाएगी, इस हीरा मिल गया तो उस दिन सब बदल जाएगा। तो पन्ना जो है यह धारवाड़ क्रम में आती है, कटप्पा क्रम में आती है, गोंडवाना क्रम में आती है, विंध्य क्रम की चट्टान में आती है। तो विंध्याचल पर्वत आपने सुना ही होगा, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलता है, और वही पन्ना वाला क्षेत्र आता है। तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर पन्ना पड़ता है। आए अगला प्रश्न देखिए बच्चा। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
देखो हम साइड में इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रश्न इतने बड़े बड़े, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ना तो हमारे सर से ना कुछ प्रश्न हो सकते हैं कट है, कुछ तो ऊंचाई पे लिखे हैं, कुछ नीचाई तक लिखे हैं, तो कटा दिखेगा, है ना, इसलिए हम साइड में खड़े होके पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना, गलत सुनना है, गलत, है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें गलत दिया गया, और देख लेते हैं। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश पर्वतमालाएं आती हैं, बिल्कुल। ट्रांस हिमालय के अंदर ये सारी पर्वत श्रेणियां आती हैं, जास्कर आती है, लद्दाख आती है, सबसे ऊपर काराकोरम आती है, फिर आपको लद्दाख, फिर जास्कर, और तिब्बत की ओर चले जाओगे तो अब तो चीन वाला हिस्सा हो गई मान लो, वहां आपको कैलाश पर्वत मिलेगा। ये वाली बात सही है। देखिए जरा दूसरा क्या है, यह भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम है, बिल्कुल। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी इसमें लगती है ना, जो हैरी हेस के द्वारा दी गई थी। कई लोग भूसन्नति भी बताते हैं कि जियो सिंक्लाइन की वजह से ऐसा हुआ, है ना। तो दो प्लेट आपस में टकराई और फोल्डिंग माउंटेन बना। तो हिमालय हमारा एक फोल्डिंग माउंटेन है और युवा माउंटेन कहलाता है, क्योंकि अभी भी इसका फॉर्मेशन चल ही रहा है। तीसरा देखिए, यह भारत में वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल। वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे मानो ये पहाड़ है, तो पहाड़ के अगर इस साइड कोई भी क्षेत्र है तो उसे वर्षा छाया क्षेत्र कहेंगे। क्यों कहते हैं, यहां से समुद्र से जब बादल उठते हैं तो बादल यहाँ पूरा क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, इधर बारिश जा ही नहीं पाती, यहाँ इस बादल की शैडो पड़ती है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन। अब अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो हम थोड़ा सा भाग बनाते हैं और यहाँ आप हिमालय वाला हिस्सा देखोगे, ठीक है बच्चा। तो बीच में पड़ता है महान हिमालय, इसके उधर वाले हिस्से में आता है ट्रांस हिमालय, और इधर आता है मध्य हिमालय और शिवालिक। अब यहाँ समुद्र है, समुद्र से जब बादल उठेंगे तो सारा बादल तो इधर ही बरस जाएगा ना बेटा, उधर तो जा ही नहीं पाएगा पानी, क्योंकि महान हिमालय कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे कोई नहीं जा पाएगा भाई, तो महान हिमालय के पीछे वाले हिस्से में तो शैडो पड़ जाएगी। इस वजह से ट्रांस हिमालय रेन शैडो रीजन में आता है, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। माउंट एवरेस्ट इस भौगोलिक क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये गलत बात है, तो गलत चुनना है ना, तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ये वाली बात तो ठीक है, पर वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा थोड़ी ना बच्चा, वो किसका हिस्सा है, वो महान हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कथन सही हो जाएगा। आओ जल्दी से भागते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरे बड़े लंबे कथन है, चलो आओ देखते हैं क्या है कथन इसमें। पहला कथन क्या है, शिलोंग का पठार भौगोलिक रूप से प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीप भूभाग से अलग हो गया, बिल्कुल सही वाली बात है। तो शिलोंग का जो पठार है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अगर हमारे साथ पढ़ी है तो हमारे साथ चले। तो यहाँ देखें शिलोंग के पठार की अगर हम बात करें तो हमें शिलोंग का पठार यहाँ देखने को मिलेगा, और प्रायद्वीप पठार बना। तो बेसिकली ये और ये एक ही भाग है, लेकिन ये टूटे हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वो नीचे धंस गया, तभी तो सारी नदियां आकर के इधर गिरती हैं, क्योंकि ये हिस्सा नीचे है, ये नीचे दब गया। इसी को कहा जाता है गारो गैप, है राजमहल गारो गैप, क्योंकि राजमहल पहाड़ियां पड़ती हैं इस साइड में। तो इस गैप की वजह से जो शिलोंग का पठार है वो अलग दिखता है और प्रायद्वीप अलग दिखता है, जबकि शिलोंग का पठार हिस्सा प्रायद्वीप पठार का ही है बच्चा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पठार है ना, ये इस तरीके से है, ये पठार जो है ना ये ऐसा है, लेकिन ये जमीन धंस गई यहाँ पर, यहाँ नदियां बहने लग गई, इसलिए हमें टूटा हुआ दिखता है पश्चिम बंगाल के साइड में। तो पहला वाला कथन तो सही है। अब आगे देखें, दूसरा कथन है जलवायु से जुड़ा हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ये वाली बात तो सही है। जो मेघालय में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा करता है, ये वाली बात गलत है। उत्तर पश्चिम तो पहले देख लो, मेघालय जो है वो पूर्व वाले हिस्से में। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, कुछ थोड़ा जम्मू कश्मीर के, दिल्ली वाले क्षेत्र, यहाँ बारिश होती है, मेघालय में थोड़ी ना बारिश होती है। तो मेघालय तो मानसून के समय हो जाती है बारिश, तो यहाँ पर ये कथन तो गलत हो गया भाई साहब। तीसरा देखें, नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जल के आयतन की दृष्टि से यह गंगा के बाद दूसरी बड़ी नदी है। हाँ, ये वाली बात भी सही है। तो पहला कथन तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन अपना गलत है। तो कथन है अपने पहले और तीसरे, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। पहला और तीसरा कथन अपना क्या है, एकदम सही है।
आओ आगे चलें बच्चा, अगला प्रश्न देखें। फिर से बड़े बड़े हैं प्रश्न, बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी है किसी भी टीचर के साथ, केजेस के साथ नहीं, किसी भी टीचर के साथ, उसने डेफिनेटली छोटी छोटी बातें सब पढ़ाई होंगी, है ना, कि कौन सा गैप पड़ता है, प्रायद्वीप का भाग है शिलोंग, इस सब ने पढ़ाया होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक समझ लो ज्योग्राफी के अंदर। बस कथन बड़े बड़े दिए गए हैं, इसलिए बच्चे एकदम घबरा जाएंगे कि अरे यार ये क्या ही पूछ लिया, लेकिन तसल्ली से प्रश्न पढ़ना, तसल्ली से सॉल्व करना, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्या है प्रश्न, यहाँ पे देखें। कथन पहला दिया है तटीय मैदान के बारे में, देखे क्या है, उत्कल तट पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, सही वाली बात है, जो उड़ीसा में स्थित है और यह अपनी झील निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चिल्का झील यहाँ है। हाँ ये वाली बिल्कुल सही है, उत्कल तट जो है वह उड़ीसा के क्षेत्र में ही पड़ता है, पूर्वी तट मैदान का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूर्वी मैदान मिलेगा, और ऊपर वाले हिस्से में उत्कल तट पड़ता है, सही है, और सबसे नीचे कोरोमंडल। कथन दूसरा देखे क्या है, पर्यावरण से, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया, जहां प्रमुख रूप से मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। बिल्कुल, मैंग्रोव वन गुजरात में भी पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में भी, जो सुंदरवन का डेल्टा बनता है ना बेटा, वहां पाए जाते हैं, ये वाली बात भी सही है। तीसरा देखें, कृषि क्रांति से जुड़ा हुआ है, हरित क्रांति के तहत भारत ने मुख्य रूप से चावल और गन्ने के उत्पादन में बड़ी वृद्धि दर्ज की, जिससे देश खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन गया। वो खुद ही कह रहा है खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा में गन्ना नहीं आता, गन्ना एक कमर्शियल क्रॉप में आता है बच्चा, क्योंकि हम गन्ने से पेट नहीं भर सकते अपना। और हरित क्रांति में चावल और गेहूं के ऊपर काम किया गया था, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को लेकर, क्योंकि वहां पर जल और मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ देखें जो तीसरा कथन है ये गलत है, तो हमें सही कथन चुनना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो ए वाला ऑप्शन ही दिया अपन को, पहला और दूसरा कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आओ आगे देखें, अगला क्या है, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अरे भाई ये तो सबने पढ़ा होगा, केशवानंद भारती विवाद हो गया था, जिसके चलते कहा गया कि मूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते अपन उसमें, है ना, लेकिन बदलाव कर सकते हैं, और जो प्रस्तावना जो है उसे किस में रखा जाएगा, प्रस्तावना को भी संविधान का हिस्सा माना जाएगा। आए अगला देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो BKR भीराव ने, या डॉक्टर R गाडगिल ने, या दादा भाई नरोजी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भाई किसने लगाया, तो 1867 के आसपास की बात है, जो दादा भाई नरोजी हैं, दादा भाई नरोजी ने कहा कि भारतीय की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो 20 रुपए है। पर कैपिटा इनकम कितनी बताई, 20 रुपए बताई गई दादा भाई नरोजी के द्वारा, ठीक है। चलो आओ अगला देखे क्या है, निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है। तो देखें सूचियां आपने पढ़ी होंगी प्रभु सर के साथ में, उनका मेन सब्जेक्ट है पॉलिटी, हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, है ना। तो भाई प्रभु सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे कि सूचियां प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं, एक संघ जिसमें सेंट्रल डिसीजन लेगा, एक राज्य, कुछ ऐसे केसेस होंगे जो दोनों मिलकर के लेंगे, तो समवर्ती सूची आ गई। अब यहाँ पर जो दिया गया ना निवारक निरोध विषय बच्चा, तो निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, निवारक निरोध मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेना इस शक के बिना पर कि वो कोई कांड करने वाला है। जैसे अभी दिल्ली में नहीं हो गया था ब्लास्ट वाला, तो बहुत सारे लोगों को शक के बिना पर पकड़ा गया, तो ये कहाँ लिखा है, समवर्ती सूची के अंदर, कि अगर हमें किसी व्यक्ति पर शक है कि ये कोई कांड कर सकता है या हत्या कर सकता है और हमें आशंका लग रही है, तो उसे जेल में बंद किया जा सकता है, यह समवर्ती सूची हमें बताती है। आओ अगला प्रश्न देखें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें 25 से 28 के बीच में दी गई है, तो वह किन किन चीजों को लेकर के मैनेज की जाती है। यानी कि हमें नैतिकता पूरी करनी चाहिए, सदाचार यानी लोगों से सही से बिहेव करना चाहिए, है ना, तो हमें बिहेव अच्छे से आना चाहिए, नैतिकता अच्छे से आना चाहिए। हम कोई ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट खराब कर रहे हो गवर्नमेंट का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आओ देखे जरा, लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार, लो सारे दिए गए हैं। तो उपरोक्त में सभी, उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी चीजों को देखते हुए अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो आपके अधिकार छुड़ाए भी जा सकते हैं,
है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप पड़ोस के घर में घुस करके जा करके उसके सिर पे ढोल बजा रहे हैं कि आज तो हम जुलूस निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है, हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। आओ अगला प्रश्न देखें क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सत्य है। तो आओ देख लेते हैं, हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, सही बात है, ये हमें सही चुनना है, ठीक है, मिलान सही है, यानी कथन चुनना कौन सा कथन सही है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन अनुच्छेद 43 खा के अंदर है, ये भी सही है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 करता है, ये भी सही है। कृषि व पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास 48 कहता है, ये भी सही है। ऑप्शन देखें तो ये सभी तो आना चाहिए, 1 और 2 है, 1 और 2 3 है, 3 और 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो उपयुक्त में से 1 से क्या लगभग सभी हैं, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आए बच्चा अगला प्रश्न देखें जल्दी से, क्या है, किसने कहा संसदीय व्यवस्था कैबिनेट व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था के तौर पर पेश ही आइवर ने करा था, तो वही ये वाली बात कहेगा। तो जो आइवर है, आइवर जैनिंग, इन्होंने कहा था, इन्होंने जो संसदीय व्यवस्था उसको कैबिनेट मैनेजमेंट के तौर पर पेश करा था। आओ अगला देखें क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि हमसे क्या कह रहे हैं, कोई एक बैंक है, ये SBI वगैरह जो भी मान लो, और एक तरफ RBI है, RBI, तो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि RBI बैंक इसको बैंक को लोन दे रही है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, क्योंकि अब लोन दे रही तो एक ब्याज दर भी तो लगेगा, कोई बिना ब्याज दर के थोड़ी कोई ब्याज वो देगा लोन वोन, चाहे वो बैंक के बीच की बात हो। तो देखो एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो अगर RBI ने लोन बैंक को दिया है, ठीक है, यानी कि बैंक ने लोन RBI से लिया, अगर ये सिचुएशन है, RBI से लोन ले रही है, तो ये रेपो रेट में आ जाएगा, ठीक है बच्चा, रेपो रेट। इसका अगर उल्टा हो जाए, उल्टा क्या, कि RBI लोन ले किससे, बैंक से, RBI को भी तो नीड पड़ती है, तो अगर ये सिचुएशन है तो रिवर्स हो गई, तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो पहले तो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर रेपो दर यहां दिया गया है, बाकी देखते और क्या है, रिवर्स रेपो समझा ही दिया। SLR क्या होता है, तो एक शब्द होता है बच्चे जिसे बोलते हैं NDTL, डेली बेसिस का जो भी आपका अमाउंट हुआ है उसे NDTL कहा जाता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। और NDTL का 4%, ज्यादातर आपको SLR 4% देखने को मिलेगा, पर ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो जो NDTL है उसका कुछ परसेंटेज आपको RBI के पास सुरक्षा के तौर पर रखना पड़ता है, वही परसेंटेज SLR कहलाती है। और जो भी आपका उस दिन, जैसे मानो कि हम हमारे पास कोई बंदा 50 लाख रुपए जमा करके गया, ध्यान से सुनना, 50 लाख रुपए जमा करके गया था, हमने उसके 50 लाख मार्केट में उठा दिए लोन के तौर पर। अब वो बंदा आ गया, अब कहता है कि मैम हमें तो पैसे निकालने हैं, तो हम उसे मना तो कर नहीं सकते कि नहीं भैया हमने तो आपके पैसे ब्याज में उठा दिए बाजार में, अब हम नहीं दे पाएंगे, 4 दिन बाद आना। नहीं भैया, उसका अधिकार है, उसके पैसे जमा है, लोन थोड़ी लेने आया जो 10 दिन बाद उसको बुला लेंगे, वो तो अपने पैसे निकालने आया है। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में हम उससे कहेंगे बैठो भैया चाय पानी पियो, हम RBI से लोन ले लेंगे 50 लाख का, या किसी दूसरे बैंक से भी ले सकते हैं। तो हमने इमरजेंसी लोन लिया, इसे 1 डे लोन भी कहा जाता है, तो हमने इमरजेंसी लोन लिया RBI से, तो अब RBI में कितना लोन देगी, जैसे हमारे सैलरी के हिसाब से तो लोन तय होता है कि भाई तुम्हारी इतनी सैलरी, इतना बैकग्राउंड है तो इतना लोन मिल जाएगा, तुम्हारी ज्यादा सैलरी, अच्छा बैकग्राउंड है तो तुम्हें ज्यादा लोन मिल जाएगा। तो बैंक का बैकग्राउंड कैसे चेक होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। मान के चलो कि उस दिन बंदे का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का 2% जो भी बनेगा, यानी कि 2 करोड़, तो 2 करोड़ तक का लोन बैंक को उस दिन मिल सकता है। मानो अगर उसके पास में 500 करोड़ रुपए होते उस दिन, तो इस 500 करोड़ का 2% निकाल देते अपन, तो वो उसको मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि MSF इमरजेंसी लोन होता है जो आपके NDTL पर डिपेंड करता है, जितना NDTL होगा उतना % आपको लोन मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, बैंक वाला सेक्शन पढ़ा होगा,
जिसमें टीचर्स ने आपको डेफिनेटली पढ़ाए होंगे बच्चा कि एनडीटीएल क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जल्दी से अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए अंतिम प्रश्न को क्या दिया गया है, आओ फटाफट से। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके लिखित सिफारिश पर करेगा? अच्छा, मानो कि भारत में कोई ऐसी समस्या आ जाए तो राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर देता है, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था। तो हमें बताओ कि भाई ऐसा थोड़ी राष्ट्रपति बोलेगा हमने आपातकाल घोषित कर दिया, नहीं, उसको भी अपने मंत्रिमंडल से परमिशन लेनी पड़ती है, रिटर्न पेपर लेने पड़ते हैं। तो मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सिफारिश होगी, ठीक है, लिखित सिफारिश होगी तभी आपातकालीन घोषणा की जाएगी। चल, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी और फिर से एक और सेट को देखेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा के लिए आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और केजीएस परिवार के द्वारा भी आपको मॉक टेस्ट के रूप में साथियों उसका सॉल्यूशन और वो सारी चीजें भी डिस्कस करी जा रही हैं। तो ये टेस्ट 8 है और इसमें हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपका होगा, पहला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपका है, भारत का पहला घोषित कार्बन ट्रिब्यूनल राज्य, कार्बन न्यूट्रल राज्य साथियों कौन सा हमें देखने के लिए मिलेगा? तो कार्बन न्यूट्रल राज्य जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कौन सा? लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर का लद्दाख राज्य देखने के लिए मिलता है। अब देखो लद्दाख जो है क्यों है, क्योंकि साथियों वहां पर आपको पता है कि ये जो है एक ठंडा मरुस्थलीय प्रदेश है ना। ऐसे समझते हैं ये एक हिमालय के रेन शैडो रीजन में स्थित है। हिमालय के कहां पर स्थित है? तो हिमालय के रेन शैडो रीजन में स्थित है, ठीक है भाई। बर्फ पड़ती है वहां पर, बहुत ज्यादा आबादी वगैरह निवास नहीं करती, ठीक है भाई। तो अब कार्बन न्यूट्रल के तौर पर उसको देख सकते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं है, लेकिन हाँ वहां बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, क्लाइमेट बहुत ठंडा क्लाइमेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो हमारा है एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत का ठंडा मरुस्थलीय प्रदेश भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में सबसे कम वर्षा अगर पूछी जाए कहां होती है तो वो लद्दाख में ही सबसे कम वर्षा देखने के लिए मिलती है, ठीक है भाई। भारत का पहला पक्षी अभयारण्य हमें कौन सा देखने के लिए मिलेगा? तो भारत का पहला पक्षी अभयारण्य जातियों वेदाथंगल हमें देखने के लिए मिलता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ये हमें देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु। वैसे कई जगह साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी हमें देखने के लिए मिलता है, जो पहले घाना पक्षी विहार के रूप में हुआ करता था। घाना पक्षी विहार के रूप में हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो जाएगा। सलीम अली को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक सलीम अली को कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक जो है वो सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है। पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहेंगे हम? तो डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि रसखान का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से हमें देखने के लिए मिलेगा? तो कवि रसखान जो है साथियों वो भक्ति की सगुण कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं अगर हम रसखान की यहां पर बात करेंगे तो, ठीक है भाई। दूसरा, निम्नलिखित में से सवाई जयसिंह के योगदानों में कौन सा शामिल नहीं है? खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण उन्होंने करवाया, ठीक है। संस्कृत में त्रिकोणमिति तथा रेखा गणित की रचनाओं का अनुवाद करवाया। सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाना। मेरठ में आधुनिक वेधशाला का निर्माण उन्होंने नहीं करवाया था, लेकिन उन्होंने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और राजा जय सिंह की अगर बात करेंगे तो जयगढ़ का किला जो है आप देखते हैं जयपुर में साथियों, कहां पर है? जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जो है इन्होंने बनवाया, ठीक है। जो है इनके द्वारा जयसमंद लेक का निर्माण किया गया था, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील उदयपुर में है, जिसको ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको ढेबर झील भी कहते हैं, जयसमंद झील भी कहते हैं, और ये उदयपुर में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन हमें करना है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था, ये गलत हो गया।
ठीक है, सही आंसर यही होगा। अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसों की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी, ये बात एकदम ठीक है। अगर हम बंगाल गजट की बात करते हैं 1780 के आसपास साथियों इसका जो है प्रकाशन हमें देखने के लिए मिलता है, बंगाल गजट, ठीक है। तो ये गलत आंसर यहां पर हो जाता है। अगला है हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई थी, इसे किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, हींग की खेती सबसे पहले की गई थी तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो नहीं है, लेकिन जितने भी कृषि के डिपार्टमेंट हैं, जितने भी कृषि के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कृषि से संबंधित हैं, जो संबंधित हैं साथियों, मान लीजिए पशुपालन से, सबके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी वो ICAR है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, यही सही हो जाएगा। हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर जो है वो साथियों हमें देखने के लिए मिल जाता है। देखो ICAR ने इंडियन सॉइल को 8 भागों में डिवाइड किया है। इंडियन सॉइल को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है, केसर का उत्पादन किया जाता है, केसर का उत्पादन किया जाता है। और कौन सा? जाफरान केसर, जाफरान केसर, जाफरान केसर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है भाई, जाफरान केसर का उत्पादन यहां पर किया जाता है। अगला है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। ये खिताब, तो ये खिताब साथियों जीता था ओपल सोचाता चुआंगसरी के द्वारा, ये खिताब जीता गया था। अगर हम 72वां 2025 के खिताब की बात करते हैं तो ये हमारा कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित होता है। ओपल सोचाता चुआंगसरी, भारत ने इस समय पे वो नहीं जीता था, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ युद्धाभ्यास दे रखे हैं और दूसरी तरफ संबंधित देश। अगर हम टाइगर क्लॉ की बात करते हैं तो टाइगर क्लॉ इंडिया USA। अगर हम बात करते हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत जर्मनी। अगर हम बात करते हैं मैत्री, तो मैत्री साथियों भारत थाईलैंड। प्रचंड प्रहार की बात करेंगे तो भारतीय सशस्त्र बल जो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ए आंसर हमें देखने के लिए मिलता है, ये पूरा फिक्स है, आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले जो युद्धाभ्यास हैं इन देशों के, अब इसमें क्या हो सकता है, हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि भैया टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है वो इंडिया USA के बीच में होता है। समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो हमारा भारत जर्मनी के बीच में है, MPX जिसको हम बोल रहे हैं। मैत्री जो है वो हमारा भारत थाईलैंड में है। प्रचंड प्रहार की बात करेंगे तो भारतीय सशस्त्र बल में हमें देखने के लिए मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10 जून 2025 को योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण तथा महाराजा सुहेलदेव की 50 फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और ये जो सुहेलदेव हैं ये बहराइच से संबंधित हो जाते हैं। यहाँ पर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य भी हमें देखने के लिए मिलता है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कहां पर होगा? लखीमपुर खीरी में। वो कहां पर होगा? लखीमपुर खीरी में हमें देखने के लिए मिलता है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार डॉक्टर अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा को साथियों दिया गया है। उड़ीसा आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल से ये सीमा साझा कर रहा है, बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर चिल्का झील जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है, चिल्का झील देखने के लिए मिलती है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो जल संरक्षण के लिए भारत में जिन व्यक्तियों ने काम किया उनमें राजेंद्र सिंह का नाम आता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको जल पुरुष कहा जाता है भारत में क्योंकि जल संरक्षण के लिए इन्होंने जो है बेहतर तरीके से साथियों काम किया था। क्लियर। अगला हो जाएगा हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया। गलत। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की। यह भी गलत हो गया। इसका सी आंसर होगा ना तो एक मिनट रुकिए, असत्य पूछा है ना, एक मिनट रुकना। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? बिहार निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड, ठीक है ना, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल, ओके ठीक है। और चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के बाद अंतिम सूची, बिल्कुल ये भी ठीक है भाई। 30 सितंबर ये, मुझे लग रहा था वो कहीं 1 अक्टूबर के आसपास ना हो, 30 सितंबर। असत्य कोई सा भी नहीं है, दोनों ही सत्य है। ये दोनों ही सत्य साथियों यहाँ पर हो जाते हैं। देखो ऐसे सवालों को थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ लिया करो, जहां पर ये वाला जो टर्म है ना, ये हमेशा काम खराब करवा देती है, तो इसको थोड़ा सा, है ना, तो दोनों ही इसके सही है, दोनों ही सही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार, ठीक है, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है किया था, ये एकदम ठीक, चलिए ठीक है ना। वाहन पहचान के लिए भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो जो है टोलिंग प्रणाली में कौन सी तकनीकों का उपयोग किया गया था? तो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ठीक है, RFID स्कैनिंग, GPS आधारित टोल कटौती की अगर हम बात करेंगे तो सही हमसे पूछा है साथियों, और इसका सही सभी हो जाएंगे, है ना, सही पूछा है तो सभी इसके सही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली, तो इसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान अपने आप हो जाएगी, RFID स्कैनिंग हो जाएगी, और GPS आधारित टोल कटौती भी संभव है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? COP29 अजरबैजान में हुआ, SCO 2025 भारत में हुआ, यही गलत है। ब्रिक्स ब्राजील में, और आसियान जो है वो मलेशिया में हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये बी आंसर इसका ठीक होगा, है ना। शतरंज विश्व कप का 11वां संस्करण आयोजन से संबंधित सत्य कथन का चयन हमें करना है। यह गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। ठीक है, फीडे डब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन 2025 की नई ट्रॉफी को अब आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के नाम पर विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी के रूप में जाना जाएगा। हमसे सही उत्तर का चयन करवा रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है, दोनों ही साथियों इसके सही हैं। 1 और 2 दोनों इसके सही माने जाएंगे, 1 और 2 दोनों इसके सही माने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेहन दी खलम उत्सव कहाँ आयोजित होता है? आज ही मैं पढ़ा रहा था जो है बिहार वाले बैच में ही, तो उसमें हम उत्सव को डिस्कस कर रहे, तो बेहदी खलम जो है वो जयंतिया जनजाति के द्वारा होता है, एक नृत्य भी है ये, और ये जयंतिया जनजाति, जयंतिया जनजाति, ठीक है, जयंतिया जनजाति के द्वारा कहां पर होता है? मेघालय में होता है। संगाई महोत्सव कहां पर होगा? संगाई महोत्सव कहां पर होगा? तो संगाई महोत्सव जो है वो हमारा हो जाता है ना, मणिपुर में। ठीक है, और मिजोरम की बात करेंगे, चपचारकुट उत्सव कहां पर होगा? तो चपचारकुट उत्सव जो है वो हमारा हो जाएगा बिहू उत्सव। कहां पर होगा? बिहू उत्सव कहां पर होगा? तो बिहू उत्सव हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने साथियों भाग लिया था? तो वो क्रिस्टीन कार्ला कांगालू के द्वारा भाग लिया गया था। यानी कि अगर हम बात करेंगे, सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ई साक्षी पोर्टल निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी पोर्टल की अगर हम बात करेंगे, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा साथियों ये किया गया है। स्टैटिक्स से पंचायतों में जो डेटा होता है ये उससे संबंधित है ई साक्षी, और ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, अगला, भारत में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? वैसे तो ये एग्रीकल्चर में ही आता है, पशुधन जितना भी हो गया या फिर कृषि कार्य हो गए, फसल उगाना हो गया, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन। लेकिन भारत में अगर पहले राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने साथियों इसको जो है क्या किया है,
कृषि का दर्जा देने का कार्य किया है महाराष्ट्र के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको पशुधन की बात करेंगे तो इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक इसको कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक पशुधन कहाँ मिलता है, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक पशुधन जो है साथियों वो हमें भारत में ही देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सबसे अधिक पशुधन कहाँ मिलेगा, भारत में। एक तरफ राज्यपाल उपराज्यपाल दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं राज्य। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला जो है साथियों वो नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर हम कविंद्र गुप्ता की बात करेंगे लद्दाख के राज्यपाल हैं। अशोक कुमार की बात अगर हम करते हैं, अशोक गजपति राजू की बात करते हैं गोवा के। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। तो देखिए इसमें क्या है कि वैसे तो हम एक से इसको कर लेते लेकिन एक से हो नहीं पाता, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फंसा हुआ है पेज। ठीक है, बी आंसर इसका ठीक होगा, बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, तो ठीक आंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है बी, बी आंसर इसका क्या होगा, ठीक होगा, है ना। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या देखने के लिए मिलता है। यूनिकॉर्न आपको पता है, यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो गैंडा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भी एक दो प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, वहां ऑप्शन यूनिकॉर्न दे रखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न जो है तीसरा स्थान भारत का हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, तीसरा स्थान भारत का हमें देखने के लिए मिलेगा। सांगरीला संवाद 2025 का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, तो सांगरीला संवाद 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। कहां पर किया गया था साथियों, ये सिंगापुर में किया गया था, और ये एशिया में ही एक कंट्री है, आपको पता होना चाहिए सिंगापुर, तो वहां पर ये किया गया था एशियन पैसिफिक रीजन में। बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगांव के पर्यटन क्षेत्र में एक बैसरन घाटी है, उसके मैदान में भीषण आतंकवादी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को साथियों ये जो आतंकवादी हमला है वो वहां पर हुआ था बैसरन घाटी में। लिद्दर नदी है, लिद्दर नदी है ना, जो लिद्दर नदी है वहां से बहती है बैसरन घाटी से ही, जो झेलम नदी की सहायक नदी है लिद्दर नदी। ठीक है भाई, तो किस नदी के किनारे है वो, लिद्दर नदी के किनारे। उल्लास योजना जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। इसके अकॉर्डिंग जिन राज्यों की साक्षरता 90%, 95% से ऊपर है उनको पूर्ण साक्षर राज्य की श्रेणी में आता है। 95 से ऊपर तो उसमें मिजोरम है ही, त्रिपुरा है ही, गोवा है, हिमाचल प्रदेश भी है। इनमें से सभी आंसर इसका ठीक होगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप उसमें शामिल किया गया है। लक्षद्वीप भारत का वैसे भी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो अलग अलग तरीके से पूछता है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो डेटा कुछ और होगा, अगर हमसे सवाल पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो डेटा बदल जाता है। लेकिन अगर उल्लास योजना, उल्लास एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये एनुअल डेटा कलेक्ट करती है और उस आधार पर अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो वो उसके अनुसार मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये हिमाचल प्रदेश, ये सभी पूर्ण साक्षर राज्य हैं। 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन SRS जारी किया गया। इसके अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अंकित की गई है। ठीक है, सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर है वो छत्तीसगढ़ राज्य में साथियों उसको अंकित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी आंसर इसका ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये भी ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये जारी नहीं करता वो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जो पैसा, मतलब 2 नंबर का पैसा जिसको हम कह सकते हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग ही कहलाता है जो इधर उधर से किया जाता है। इसमें एक जो है PMLA है ना भाई, PMLA जो है साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें जो ED वगैरह का आपने सुना होगा ना, वो यही सब करती है। ED का काम ही ये है कि जो भी पैसा गलत तरीके से हासिल किया गया है उसको
इस PMLA कानून के तहत ही वो FIR दर्ज होती है, फिर चीजें होती हैं। तो ये कानून है भारतीय जो है दंड संहिता जो है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें PMLA, तो अब सवाल पूछा जाए PMLA का संबंध किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। इन दो देशों के केंद्रीय बैंकों ने अबर नामक की एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है। देखिए डिजिटल मुद्रा का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे पहले तो बिटकॉइन वगैरह आया था, बहुत सारे थे, अब ये एक अबर जो है नाम की करी गई है। तो ये सऊदी अरब और UAE, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है अबर। अबर जो है साथियों वो अरब के द्वारा लॉन्च की गई है। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1966, ठीक है। यानी कि मरणोपरांत पहली बार इनको जो है ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगर भारत रत्न की बात करते हैं, भारत रत्न की बात करते हैं तो ये 1954 में इसकी स्थापना होती है और 1954 में ही ये 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, CV रमन, C राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो तब से इसकी शुरुआत होती है। प्रतिवर्ष ये 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, लेकिन कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं जिनमें ये 3 से ज्यादा व्यक्तियों को भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये तो ध्यान रखना ही है। सुमेलित कीजिए, एक सूची है, दूसरी मतलब ये खेल से संबंधित जो है वर्ड है और वो खेल है। तो सवाल पूछा है क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। डच लाइन का मतलब है तैराकी से संबंधित है, डच लाइन, ठीक है। हिटिंग बिलो द बेल्ट कबड्डी से संबंधित हो जाएगी। हिटिंग बिलो द बेल्ट, एक मिनट रुको, हिटिंग बिलो द बेल्ट जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। बोनस लाइन की बात करेंगे तो वो कबड्डी से संबंधित है और ब्लू लाइन की बात करेंगे तो वो आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ए आंसर इसका यहां पर ठीक होगा। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा यहां पर? तो ए आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए मिल जाता है। निम्नलिखित राज्यों को जनघनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जनघनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए जनघनत्व के घटते क्रम में सबसे ज्यादा मणिपुर का हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड का होगा, उसके बाद मिजोरम का, सबसे कम सिक्किम का, ठीक है। तो ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत में सर्वाधिक किसका है? बिहार का। जनसंख्या पूछ ली जाए सर्वाधिक किसकी है तो वो उत्तर प्रदेश की, लेकिन जनघनत्व सर्वाधिक बिहार का हमें देखने के लिए मिलता है। शायद सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। श्रृंखला 2, 3, 10, 172 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमसे पूछा है कि क्या जो है अंक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर 39 अंक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय दे रखा है हमें 3x - y + 8 = 0 तथा 6x - ky + 16 = 0 के अपरिमित रूप से अनंत हल हो। ये आपको पता है वो समीकरण को सॉल्व करते थे ना पहले, काट पीट करके, ये उसी तरीके से निकलेगा। आंसर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका 2 आ जाएगा। 24 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। इनकी चालें दे रखी हैं 4, 6 और 12। वे प्रारंभिक स्थान पर पहली बार कब मिलेंगे? 12 घंटों बाद साथियों उनका मिलन होगा, है ना। उसके बाद है ये भी एक उसी प्रकार का समीकरण दे रखा है भाई। ये 12th में जब हम पढ़ते थे ना, 12th में क्यों, अगर हम देखेंगे 10th की क्लास में जब हम पढ़ते थे तो उससे कुछ सवाल ये गणित के लिए लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। इसका सही आंसर 56 है, ठीक है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है साथियों वो 56 ही हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। देखिए गणित में सॉल्व तो नहीं ही करता हूं यहाँ पर, न कर सकता इसको, पर ठीक है आंसर हमें पता चल जाता है तो एक बार आप उसको आइडिया लगाकर देख सकते हैं। और ये 3-4 सवाल हैं, इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा सॉल्यूशन दिया जाए तो वो थोड़ा सा ठीक भी नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है -48। -48 इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगला सवाल है 12 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, फिर उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कुल छोटे घनों की संख्या 64 निकल कर आएगी।
तो ये बातें हैं, ये आज का आपका पेपर। ठीक है भाई, बाकी जो है मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉक में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।